अम, आज मैंने थोड़ा सा अपनी प्लेसिंग जो है चेंज करी। मैंने कहा थोड़ी लाइटिंग होनी चाहिए, शक्ल दिखे, और शक्ल देखने से और डर लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं कैमरा कॉन्शियस बहुत हूँ और ये मेरे लिए आसान नहीं है ये वीडियो बनाना। और इसके पीछे यही है कि बहुत साल की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत साल की तकलीफ़ें हैं, जो मैं फिर काफ़ी अरसे से मैं चाह रही हूँ कि कुछ कुछ ऐसा हो, कुछ कोई तो बात करे, कोई तो बात करे। लोग कर रहे हैं मगर कम कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, लास्ट टाइम मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था कि क्या मेरी इस थॉट प्रोसेस है, क्यों मैं वीडियोस बना रही हूँ बैठ के। और प्लीज़ वो वीडियो फिर आप वॉच कर लीजिएगा पहले, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। कुछ ख़ास नहीं मगर थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा आपको पता चल जाए। मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी पहली एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन तक कैसे पहुँची। पूरा पीछे से लेके नहीं चलूँगी क्योंकि वो चाइल्डहुड और ये चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी आगे चल के। क्योंकि वंस जब मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, कि मैं किस बीमारी से, मतलब किस बीमारी में हूँ मैं, तब मुझे फिर अपना पास समझ में आना शुरू हुआ। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि जो भी होता था क्यों होता था। यही सवाल ही था बस कि क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है। तो मैं राइट बिफोर अपनी प्रेगनेंसी जो है ना, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि वहाँ से मेरे जो सिम्टम्स थे वो इतने सिवियर हो गए थे कि मुझे हेल्प चाहिए थी। तो हार्मोनल इश्यूज़, आपको पता है, बहुत डिप्रेशन में बहुत बड़ा हाथ प्ले करते हैं। तो उसमें भी मैं जाऊंगी, बहुत डीप में जाऊंगी बाद में। मगर हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से मैं नॉर्मली कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इंजेक्शंस लगने शुरू हुए। 4 महीने तक मुझे इंजेक्शंस लगे। उस दौरान मेरे हार्मोन्स ऊपर नीचे, इमोशंस ऊपर नीचे, क्योंकि पॉजिटिव नहीं आ रहा था, बार बार नेगेटिव, कंसीव नहीं कर पा रही थी। और मैं अपने प्रोसेस पे बहुत अकेली थी। मीनिंग मुझे बच्चा चाहिए था, मेरे एक्स को भी चाहिए था, मगर हम लोग, आई डोंट थिंक हम लोग सेम लेवल पे थे एट ऑल। या इमोशनली वो मुझे समझ भी 1% भी अगर वो समझ पा रहा हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा था। तो मैं बहुत ही अकेली थी। मुझे साथ देने वाली मेरी अम्मी होती थी जब मैं रोती थी, जब मुझे हर महीने जो है क्या कहते हैं, जब मैं वो टेस्ट करती थी वो नेगेटिव आता था। तो बहुत ऐसे ना डिप्रेसिव डिप्रेसिव अब मैं कह सकती हूँ डिप्रेशन, मगर उस वक्त ना ट्रेन में बैठ के रोना, क्या कहते हैं, बस कमरे में लेटे रहना, कुछ नहीं, बस उस दिन का इंतज़ार करना कि कब टेस्ट होगा, इंजेक्शंस लगवाने, हार्मोन्स ऊपर नीचे, वो सब कुछ। फिर मैं हुई प्रेग्नेंट। और फॉर सम रीज़न मैं वो बात आज तक नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं सेकंड, मतलब मेरे 2 बच्चे हैं। वो बात मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो हार्मोन को लेके था या नहीं। वो उस पर मैं अपनी अपनी रिसर्च जारी रख रही हूँ। बहुत सी बीमारियाँ जो, या बहुत से मेरे सिम्टम्स जो हैं, वो मैंने खुद ही, क्या कहते हैं, उनको फाइंड आउट किया। क्या कहते हैं, डॉक्टर्स की इतनी हेल्प मुझे नहीं लगता कि मुझे सही से मिली है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद फाइंड आउट करी हैं, और ये भी इनमें से एक मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर हार्मोनल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, एस्ट्रोजन की कमी है, और आप कंसीव करते हो एक लड़की को, तो मुझे लगता है, ये बस मेरी दिमागी बनाई हुई बातें हैं, मगर मुझे ऐसा फील हुआ कि उस वजह से मेरी तबीयत बहुत अच्छी रहने लगी, मतलब अनबिलीवेबली अच्छी रहने लगी। इतनी अच्छी तो मैं ज़िंदगी में, मैं इतनी खुश और इतनी
हेल्दी, जबकि उल्टियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या कहते हैं, कमर में मेरे क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम कंसीव नहीं कर सकते, क्या कहते हैं प्रॉपर अपना इलाज कराए बगैर। बहुत सारी चीज़ें थी और मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे मेरी माँ के यहाँ छोड़ दिया गया था और मैं अपने, मेरी माँ होती थी मेरे साथ बेसिकली, माँ बाबा काम पे होते थे। तो एज ऐसा जैसे पार्टनर का जो इंसान को वो होता है सपोर्ट, वो मुझे नहीं था। तो मैं उन सारी चीज़ों के बावजूद मैं इतना खुश अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं रही हूँ। और वो मैं ना तरसती हूँ तो कि काश वो खुशी जो है मुझे फिर से कभी फील करने को मिले, मगर वो हुआ नहीं। अम, ऐसे करते करते पूरे मेरी बेटी 8वें महीने में हो गई थी पैदा। तो 8वें महीने में जब वो पैदा हुई तो सी सेक्शन से हुई थी। तो आई थिंक पहली बार जब मुझे खड़ा किया गया तो तकलीफ़ के साथ साथ ऐसा लगा जैसे वो जो सारी खुशी थी ना, वो जो सारी मेरी एक हैप्पीनेस थी, वो जैसे निकाल दी हो मेरे जिस्म में से। अब मेरे पास बेटी है, मैं उसको देख रही हूँ। ये नहीं कि मैं बेटी से प्यार नहीं करती, मतलब ये तो मैंने इतनी मतलब मुश्किल से पाई थी ये, मतलब बच्चा हुआ था और प्रेगनेंसी हुई थी, ये सब। तो मुझे तो इस वक्त आपको लगना, सबको ये लगेगा कि अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। जो तुम चाहती थी, जिस वजह से तुम इतना रोती थी, तुम्हें वो चीज़ मिल गई है, आज तुम्हारे सामने, आंखों के सामने सही सलामत है। तुम्हें अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब क्यों रो रही हो तुम? घर में आई 2-3 दिन के बाद, और घर में भी मैं अजीब तरीके से, मैं बाबा भी मुझे पूछ रहे हैं कि अब क्या बात है बेटा। मियाँ भी मेरे मुझसे ये कि तुम्हें ये शौक़ था बच्चे का, बच्चा हो गया, अब भी तुम रो रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे प्रॉब्लम क्या है, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मगर रोने के साथ साथ जो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो मैं मेंशन इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ मतलब जहनी या फीलिंग्स, इमोशंस से ही होता है कि आप सैड फील कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो। मुझे क्या फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे मुझे नाम नहीं पते थे ना इन चीज़ों के कि अच्छा इसको एंग्जाइटी कहते हैं, इस फीलिंग को डिप्रेशन कहते हैं, इस फीलिंग को ये कहते हैं, इस फीलिंग को हाई मैनिक कहते हैं। जब आप हाइपो मैनिक हो जाते हो, बिल्कुल ही हाइपर हो जाते हो, कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हो, फिर आप एकदम से लो हो जाते हो। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता था कि इसको कहते क्या हैं, क्या होती हैं ये चीज़ें। तो मैं बेसिकली जो फ़ील कर रही थी वो सब फिज़िकली फ़ील कर रही थी। मैं मेंटली, मुझे समझ में नहीं था कि मेंटली फ़ील कर रही हूँ मैं। मुझे ये था कि मैं फ़िज़िकली बीमार हूँ। ठीक है, मैंने इतने चक्कर लगाए इमरजेंसी के, बेटी को छोड़ के जाना अपनी क्या कहते हैं भाभी के पास, और ये वो सब। मैं क्या कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब मैं सही से देख भी नहीं पाती थी, मैं उसको इंजॉय भी नहीं कर पाती थी। बस मुझे ये था मुझे बीमारी क्या हो गई है। कभी मुझे लगता था मेरा आयरन लेवल कम है, भाई आयरन लेवल चेक कर लो प्लीज़ यार। मुझे था कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है। सॉरी, मैं जो ना थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो रही थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँ, कि जो मेन इशू है वो बात मैं अभी बताऊँ। क्योंकि मेन मेरा इशू क्या टॉपिक जो है वो ये दवाई है जो पहली मैंने स्टार्ट की थी। तो ये मैंने दवाई कंटिन्यू करी, मगर जब मुझे ये पता चला कि दवाई किस चीज़ की है, मैंने फिर से प्रिस्क्राइब तो करवा ली, मगर मैंने 2 साल इस दवाई को खाया है किसी को भी बताए बगैर। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं पढ़ी लिखी लड़की, पढ़ी लिखी जाहिल, लिटरली पढ़ी लिखी जाहिल। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मैंने बता दिया किसी को, मैं डिब्बे को छुपा के रखने लगी कि कोई देख ना ले कि मैं कौन सी गोली खाती हूँ। कभी तो मुझे लगता है मैंने झूठ भी बोले होंगे कि मैं ये आयरन की खा रही हूँ। जब मैं ट्रैवल करती थी ये वो, तो अपने सास ससुर के सामने कि ताकि किसी को पता नहीं चले, या मियाँ के सामने, जो भी है, पेरेंट्स को भी नहीं ऑफ कोर्स, कि वो कहेंगे ये तो, क्योंकि उनसे मैंने ऐसे सुना हुआ था कि हाँ भाई वो तो बंदे को तो गोलियों पे लगा दिया, वो तो बस पागलों की तो बस वो ज़ॉम्बी बन के चलता रहता है, ये वो।
इस टाइप की मैंने बातें सुनी हुई थी। आई डोंट थिंक कि वो कुछ नेगेटिव मीन करते थे, अब उनको ज़्यादा समझ आ गई है, अब उनकी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस डिज़ीज़ वो बिल्कुल ही अब चेंज हो गया है माइंडसेट। मगर उस वक्त मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं अपने भाई को, मेरा एक ही भाई है, मैं अपने भाई को बता सकूं। मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, मैं किसी दोस्त को नहीं। मैं इतनी शर्मिंदा थी, मतलब मैं इतनी, जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही थी मैं बता नहीं सकती थी। उस दौरान अप्स एंड डाउन्स हुए बहुत। दवाई मैं खा रही थी, मुझे स्लीपिंग इशू होने लगे, क्या कहते हैं, रात की नींद मुझे, क्या कहते हैं, ये अब मैं साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ। ये खाई है मैंने 23 से लेकर 26 ईयर्स की उम्र तक, जैसे मैं बताया था आपको, लगातार 3 साल खाई थी और 2 साल तक किसी को पता भी नहीं था। तो मुझे जो भी इश्यूज़ हो रहे थे तो मुझे एक ऐड करी उन लोगों ने मेडिसिन, मेलाटोनिन के नाम से, उसको सिरकादीन भी कहते हैं। मैं उसके बारे में बाद में बात कहूँगी। वो हार्मोनल टाइप की मेडिसिन होती है, तो कोई नार्कोटिक नहीं होती वो। आप रात को उसको सोने से 2 घंटे पहले उसको आप ले लें तो नींद में फ़ायदा होता है। खैर, तो मुझे वो ऐड हो गई, वो गोली भी लग गई, तो 2 गोलियां मैं खा रही थी। तो अब तो मैं 2 गोलियां खा रही थी, अब तो मैं नींद की भी खा रही थी और मैं पागलपने की भी खा रही थी। बेसिकली मैं नट केस थी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिर गया था, बहुत गिर गया था इस दौरान। मतलब मैं रहती डिप्रेशन और एंजाइटी से कम हो गई थी मेरी, मगर कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया था। मतलब मैं कोई जो हाई फाई, जो मैं ग्रेड्स लाती थी और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, काम में बहुत अच्छी थी, वो सारी चीज़ें मेरी कम होती गई। और उसमें मुझे लगता है दवाई का भी कुछ असर है, क्योंकि आप नम से हो जाते हैं, आप डल से हो जाते हैं। तो वो चीज़ मैंने फ़ील करी, अपने रिलेशनशिप में भी वो चीज़ फ़ील करी, कि मैं, आप फिज़िकल नहीं होना चाहते, आप दूर दूर रहना चाहते हो, आप थोड़ा से इन चीज़ों से, मतलब अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल नहीं होना चाहते। वो भी एक बहुत बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट है इस दवाई का। बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि आप फिज़िकल नहीं होना चाहते अपने पार्टनर के साथ। अच्छा, ये तो थी मेरी कहानी कि मैंने अपनी पहली डिप्रेशन तक की गोली तक क्या मेरा सफ़र था। और कब मुझे समझ में आया कि एट द एज ऑफ 23 मुझे समझ में आया कि जो मुझे इतने सालों से हो रहा था, क्योंकि ये ऑनसेट जब नहीं हुआ एट द एज ऑफ 23, नहीं, ये मुझे काफ़ी सालों से, मुझे बचपन से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं लेटर ऑन डिस्क्राइब करूँगी। क्यों मैंने इस टॉपिक को पहले चुना, वो इसलिए क्योंकि ये वो पॉइंट था जहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे है क्या, मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, क्या रिलेटेड था इस चीज़ों से, कितनी चीज़ें मेरी डिप्रेशन से रिलेटेड थी, कितनी चीज़ें जो मुझे होती थी बचपन में बहुत छोटी उम्र में, वो मेंटल हेल्थ से ही रिलेटेड थी, या बहुत सी चीज़ें जो मेरी लाइफ में हुई थी उनकी वजह से मुझे मेंटल इलनेस भी हुई थी। तो वो चीज़ें वाइस वर्सा भी थी, कि मतलब बहुत चीज़ें मुझे मेंटल इलनेस थी, तो वो हो रहा था नेगेटिव इफ़ेक्ट फिज़िकली मेंटली दोनों। और कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ट्रॉमास वगैरह ऐसे हो रहे थे बचपन में या हुए थे, जो मुझे, क्या कहते हैं, मतलब वाइस वर्सा हो रहा था। दोनों चीज़ें इस तरीके से अफेक्ट हो रही थी। ये बात मुझे अब पता है, इस मोमेंट पे पता चली थी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे राउंड अप करती हूँ। आपको फ्लोक्सिटीन के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसको बहुत अरसे खाया है, तो मुझे इसके बारे में बहुत कुछ मालूम आता है। अगर आप चाहेंगे कि मैं फ्लोक्सिटीन के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, क्वेश्चंस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता हो कि मुझे बताना है क्या है, क्या क्यूरियोसिटी है आपकी। क्योंकि अब जैसे अब मैं बता रही हूँ कि अब लोगों को ज़्यादा पता होता है, जब उनको दवाई लिख के दी जाती है तो भाई अब ज़्यादा ये होता है कि साइकाइट्रिस्ट सारा अब उनके पास जाता है। अब मुझे तो एक गायनाकोलॉजिस्ट ने लिख के दी थी ये दवाई। तो अब आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होते हो और आपके दिमाग में भी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और अब क्योंकि मीडिया वगैरह ये सब सोशल, मतलब यूट्यूब, ये सब कुछ है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। उस वक्त ये सब इतना कॉमन नहीं था।
मतलब अवेलेबल था, मगर आप डायरेक्टली इतना सर्च नहीं करते थे और इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी। और मुझे नहीं लगता कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अभी भी आपको उर्दू, हिंदी, पंजाबी में कहीं मिल रही होगी जो फ्लोक्सिटीन के बारे में बता रहे होंगे। तो मैं बहुत हैप्पी फील करूँगी कि अगर मैं कोई आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझसे ज़रूर पूछें सवाल। आगे जैसे जैसे क्या कहते हैं टाइम गुजरता जाएगा, टॉपिक्स बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत खाई हुई हैं, हर दवाई के बारे में मैं बैठ के आपको आराम से 1 घंटा जो है बता सकती हूँ क्या सही था, क्या गलत था, क्यों नहीं चली, क्यों चल गई। एज इफ कि ये मेंटल इलनेस से आप हील कर जाते हो, ये तो मुझे नहीं लगता क्या होता है। आप कोप करना सीख जाते हो। जैसे डायबिटीज़ वगैरह ये कभी जाती नहीं है, तो और रिमिशन में आप जा सकते हो। जैसे कैंसर में भी आप रिमिशन में जाते हैं और फिर आप रिलैप्स हो सकता है, तो इसमें भी वही है, वही सब है। तो अभी चल रहा है ये वीडियो बनाने के पीछे मैं वही बात है कि आप जो है एंड प्रोडक्ट देख रहे हो, आप यहाँ देख रहे होगे कि अच्छा तो मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, ये सब करके मैं बैठी हुई हूँ। उससे पहले क्या प्रोसेस चला है, क्या मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद करी है कि मैं इतनी हिम्मत ला सकूं कि मैं ये वीडियो बना सकूं, मैं अपने आप को तैयार करूं और क्या कहते हैं मैं वर्थ समझूं कि हाँ जो मैं कहना चाह रही हूँ शायद किसी को फ़ायदा करेगी, और कैमरे को फेस कर सकूं और अपने आप को अभी मतलब दुनिया के सामने रख सकूं। वही इतनी मेरे लिए डर की बात है, मगर वही चीज़ें जो अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं खुल के आपके सामने वो बातें रखूं या वो टाइम दिखाऊं जहाँ जो बेसिकली शायद इस वीडियो को बनाने से आधे घंटे पहले तक था। क्योंकि पता नहीं, पता नहीं क्या बात है, क्यों हम छुपाते हैं इस बीमारी को, जानने के बावजूद भी अभी भी मैं हिचकिचा रही हूँ। मतलब मैं अशेम नहीं हूँ, मगर मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। और मुझे लगता है शायद ये सारी बीमारियों में होता होगा कि आप कंफर्टेबल, आप ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हाय हेलो मेरा नाम निदा है और मुझे फ़लाना बीमारी है।